की है कि जो शख्स प्रोटेस्ट करता है, अगर उसने अपने आप को पहले अपने अंदर देखा होता कि उसके गांव में जो रल्लू का गांव है, आज भी अगर आप वहां जाओगे, वहां किक्कर के पोल्स के ऊपर तार लगी हुई है। जो शख्स पीडीडी का मिनिस्टर रहा, 12 साल एमएलए रहा, अगर उसने थोड़ा काम किया होता, इन लोगों की तकलीफ को समझा होता, शायद आज मेरे कंधों पे ये बोझ ना होता। शायद मैं आज मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहा होता, शायद मैं आज कोई और बात कर रहा होता। और जो बर्डन मेरे पे बिजली और पानी को लेके पड़ा, और ख़ास तौर पे बिजली को लेके पड़ा, वो शायद मैंने यूटिलाइज किया होता किसी और चीज़ में, वो एनर्जी लगाई होती, वो वक्त लगाया होता, कोई तोहफा लेके आया होता बना के आवाम के लिए। दोषी आप उनको मानते हैं जो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे? बिल्कुल वही। अगर उसने 12 साल में दुरुस्ती नहीं कर पाई, तो वो कैसे ये उम्मीद कर रहा है कि मैं 3 महीने में उसका फैलाया हुआ गंद, उसकी की हुई तबाही को मैं 3 महीने में कैसे उसको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन मैं आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने इन लोगों को रिजेक्ट किया इनकी कारकर्दगी की वजह से, मैं उन लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं बिजली के मामले में, पानी के मामले में, सेहत आमा के मामले में, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी और बाकी तमाम मामलात में मैं वादा बंद हूँ। और मैं एमएलए बानिहाल सजाद शाहीन साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सजाद साहब कैसे देखते हैं जो बजट सेशन चल रहा है, और खासकर जो कल उमर साहब ने जो बजट पेश किया है जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री या राशन जो है वो फ्री की बात की गई, लेकिन लोग और खासकर अपोजिशन पार्टी भी ये कह रही है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, उमर सरकार ने किया है। क्योंकि जब इलेक्शन में आए थे, खड़े हुए थे, तब ये कहा था कि 12 सिलेंडर देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे, राशन जो है वो हम फ्री देंगे। लेकिन अब AAY कैटेगरी वालों को, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं? देखें, जहाँ तक बजट का सवाल है, तो मैं इस बजट को गरीब दोस्त बजट मानता हूँ, अवाम दोस्त बजट मानता हूँ, और उमर साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, आज हम यूटी हैं, और जिस तरह का मैकेनिज्म चल रहा है उससे आप बेखबर नहीं है, ना ही आवाम बेखबर है। इन हालात में उमर साहब ने जिस तरह से ये बजट पेश किया, मैं समझता हूँ ये उनकी दूरंदेशी है और उनकी गरीब परवरी का वो एक इसमें एहसास झलक रहा है कि जिस तरह से हमने जो इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए वादे किए थे, जहाँ तक मुझे याद है मैं भी पार्टी का कैंडिडेट था, हमने कहीं ये नहीं कहा था कि हम पहले ही बजट में, पहले ही चौथे महीने में सारी की सारी जो प्रोमिसेस हैं, वादे हैं, वो हम लाएंगे। लेकिन जो पूरे किए भी हैं वो भी तो अधूरे हैं। मेरी अर्ज़ सुनिए। मैंने ये अर्ज़ किया कि ये पहला बजट है हमारे 5 साला, उस मैंडेट का जो आवाम ने हमको दिया है, और ये जो बजट है ये नीम है उस 5 साल की। और इस नीम को, इस नज़रिए को, इस सोच को हमने आगे लेके चलना है। एक तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इस बजट में उमर साहब ने जो सबसे पिछड़ा हुआ तबका, बिलो द पॉवर्टी लाइन, AAY का जो तबका है, सबसे पहले और सबसे ज़रूरतमंद वही तबका है, सबसे पहले उसको एड्रेस करने की कोशिश की। उन्हें न सिर्फ 200 यूनिट बिजली फ्री अनाउंस कर दी, बल्कि 10 किलो राशन भी फ्री कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि अगर हमने शुरुआत यहाँ से की, तो उमर साहब मुबारक के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसमें वो फाल करते हैं, वो यही तबका है। पहले उसकी दर्द पे मरहम दिया, उसकी परेशानी को समझा। उसके बाद हम सेकंड फेज पे इंशाल्लाह ताला, जब हमारा स्टेटहुड आएगा या नेक्स्ट बजट होगा, इंशाल्लाह उसमें बाकी लोग भी उस जुमरे में आएंगे, BPL APL उस जुमरे में आएगा। उसके साथ साथ हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए उसका ऐलान किया। हमने वादा किया था, हमने अपनी बेटियों की मैरिज असिस्टेंस के लिए वादा किया था 75,000 देंगे, हमने वो वादा पूरा किया। हमने रूरल एरियाज के अंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट
बनाने के लिए 47 इंडस्ट्रियल एस्टेट रियासत जम्मू कश्मीर के इलाकों में लगेंगी। वो शहरों में नहीं बनेंगी, शहरों में बन चुकी है। वो देहात में, दूर दराज इलाकों में, पिछड़े हुए जिलों में, पिछड़े हुए कॉन्स्टिट्यूंसीज में लगेंगे। 47 हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट बनने हैं। आप ये अंदाज़ा लगाइए 47 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के अंदर कितने हज़ारों कारखाने लगेंगे, लाखों कारखाने लगेंगे। और उन लाखों कारखानों में कितने लाखों लोगों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा होंगे और कितने लाखों लोग रोज़गार कमाने के योग्य हो जाएंगे, लायक हो जाएंगे। और हमारा ये टारगेट है कि अगले 5 साल में 4-4.5 लाख एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में। और उसके साथ साथ आपने देखा फास्ट ट्रैकिंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, भर्तियों के लिए उमर साहब ने ऐलान कर दिया कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे हम नौकरियां फराहम करेंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे पास स्टाफ की हर महकमे में कमी है। इसके अलावा आपको याद होगा, मैंने जब चंद दिन पहले अपनी स्पीच असेंबली के अंदर रखी थी तो उसमें मेरा फोकस ये था कि मैं हुकूमत का ध्यान शहरों से हटा के देहात, गाँव और पसमानदा दूर दराज इलाकों की तरफ लेके जाऊं। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उमर साहब को कि उन्होंने हमारी एस्पिरेशंस के मुताबिक, ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ मेरे कहने पे उन्होंने ये किया, और भी कई लोगों ने कहा होगा, उनकी अपना भी एक विजडम है, उनकी अपनी एक बड़ी दूरअंदेशी है, सोच है। उन्होंने न सिर्फ एजुकेशनल सेक्टर को बल्कि हेल्थ सेक्टर को, रोड कनेक्टिविटी को, लोगों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को, हॉर्टिकल्चर को, जो बैकबोन है देहात में रहने वाले लोगों की, क्योंकि मुल्क की जो मेजॉरिटी है 85% आवाम देहात के अंदर रहती है। तो देहात में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आपका एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फार्मिंग और इसके अलावा जुड़े हुए बाकी चीज़ें, उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। 4,500 करोड़ का जो आपका HADP का जो इस साल का जो प्रोजेक्ट है, जो बजट है, वो एलोकेट किया ताकि इसको एग्रीकल्चर को फ़रोग मिल सके, हॉर्टिकल्चर को फ़रोग मिल सके। और इसी तरह से कई ऐसी चीज़ें जो है उनका ऐलान किया गया। आपके एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में मैं मुबारकबाद पेश करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा उमर साहब का। मैंने कई दफ़ा कहा कि मेरा एजुकेशन और हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मेरे बीमारों को छोटे से छोटे इलाज के लिए जाना पड़ता है शहरों में। मेरे बच्चे, मेरे बीमार, मेरे बुजुर्ग, उनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो शहरों में जाके वो जाने चली जाती है, कई लोगों की जाने चली जाती है। मैं उमर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर CT स्कैन की फैसिलिटी, डायलिसिस की फैसिलिटी, और हर CT स्कैन के अंदर ट्यूबरकुलोसिस को, उसके लिए एक्सरेज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड होंगे, उनको कायम करने की कोशिश की है। और उन्होंने हर रीजन के अंदर, हमारे खिते चिनाब में एक कैथ लैब का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो ये बड़ा बूस्ट है हेल्थ सेक्टर को, और ये बड़ी खुशखबरी है देहात में रहने वाले आवाम के लिए, जिनको इलाज मुआवजे के लिए अपने इलाकों से निकल के शहरों में जाना पड़ता था। इसी तरह से उन्होंने स्किल एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अमल में लाने की बात कही है। इससे क्या होगा कि स्किल लोग हमें दस्तयाब होंगे, टेक्नोक्रेट्स हमें दस्तयाब होंगे, जिनकी मार्केट में, प्राइवेट सेक्टर में जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने की बात कही है। तो मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पे ये जो बजट है, ये एक बड़ी दूरअंदेशी और विजनरी एक रोड मैप है, जो इंशाअल्लाह ताला हम 5 साल में मुकम्मल करेंगे। और यकीन जानिए, आवाम को हम यकीन दिलाते हैं कि जितने भी हमने वादे किए हैं, हम उन सब वादों को पूरा करके आवाम के सामने जब जाएंगे, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे मैनिफेस्टो में, जो हमने आवाम के सामने रख के वोट मांगे थे, उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ उनके पास जब सवाल करने के लिए नहीं होगा कि ये जो वादा था ये मुकम्मल नहीं हुआ। शाहीन साहब, माह रमज़ान का महीना चल रहा है और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अब लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं कि ना सहरी के समय लाइट होती है, ना इफ्तारी के समय लाइट होती है, ऐसा क्यों? देखें, एक बड़ा महत्वपूर्ण आपने बात कही, बड़ी ज़रूरी बात कही, जो मैं उस पर बात करना भी चाहता था।
देखो, जैसे आप जानते हैं कि पिछले 7-8 साल दौर में बातों के सिवा, फोटो ऐप्स के सिवा कुछ नहीं हुआ, और नतीजा ये निकला कि उससे पहले का जो दौर था, जो साहब कल प्रोटेस्ट करने निकले थे, वही साहब जो थे 12 साल बानिहाल हल्का इंतखाब के चुने हुए नुमाइंदे थे, और उनके एक टेनवर में वो मिनिस्टर भी रहे हैं 9 महकमों में, और उन महकमों में एक महकमा पीडीडी भी था। मैं उन साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने उस वक्त कुछ ऐसे इकदाम उठाए होते पीडीडी के पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, तो शायद आज हमको ये मुसीबत झेलनी नहीं पड़ती। मैं जब एमएलए बना, सबसे पहला काम मैंने जो किया, मैंने अवाम के पास जाके अवाम की तकलीफ़ें पूछी। उसके बाद जब वो सिलसिला ख़त्म हो गया, दूसरे महीने में मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और तहसील के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। मीडिया में बिल्कुल अभी तक भी रिकॉर्ड में है। मैंने उनसे समझने की कोशिश की कि लोगों को जो तकलीफ़ें हैं, इनकी बुनियाद कहाँ है। तो मुझे ये बताया गया, ख़ास तौर पे मैं बिजली के हवाले से बात करूँ, मुझे ये बताया गया कि बानिहाल का जो रिसीविंग स्टेशन है, ग्रिड स्टेशन है, ओवरलोड हो जाता है। रामसू का जो ग्रिड स्टेशन है, ओवरलोड हो जाता है। और मुझे ये भी बताया गया कि खड़ी के अंदर एक रिसीविंग स्टेशन उमर अब्दुल्ला साहब के दौर में शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 10 सालों से वो अबंडान था, उसको छोड़ दिया गया था, उसको बैक बर्नर पे रख दिया गया था। फिर मैंने महकमा जात के साथ अलग मीटिंग करके पूछा कि रिसीविंग स्टेशन का क्या माजरा है। पता चला कि कुछ कंपनसेशन का कोई इशू है, उसका कुछ काम पैसों की वजह से रोका पड़ा है। मैंने ज़मींदार को बुलाया, खड़ी से हमारे कुछ साथी हैं, डीडीसी हैं, और भी मेरे साथी कुछ ज़मींदारों को लेके आए, तहसीलदार साहब उनको लेके आए। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा क्या आप हमको इजाज़त दोगे कि हम इस पर बाकी काम करें जब तक कि आपका वो जो पैसा है आपको वागुजार कराएं। उन्होंने एश्योरेंस दी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं दूसरे दिन आके शाम को 7 बजे उमर अब्दुल्ला साहब को रात को जैसलमेर जाना था एक कॉन्फ्रेंस में, 8 बजे 7:30 बजे उनको निकलना था, 6:30 बजे मैं पहुंचा, सीधे उमर साहब के पास गया, उनसे गुजारिश की। मैंने कहा जनाब, मेरे बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में सारा निज़ाम दरहम बरहम है, और ख़ास तौर पे बिजली और पानी का जिक्र किया, हेल्थ का जिक्र किया, एजुकेशन का जिक्र किया। मैं मशकूर और ममनून उमर साहब का। उन्होंने उसी वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी पावर को हिदायत दी है कि बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए मेरे पास आए हैं, उन्होंने ये मामलात बताए हैं, मुझे ये मामलात हल करके चाहिए। दूसरे दिन मैं शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे सारी बात पूछी। मैंने लिखित तौर पे रामसू का ग्रिड स्टेशन में 6.3 मेगावाट का एडिशनल एक ट्रांसफार्मर मेगावाट का की डिमांड की। मैंने बानिहाल के जो ग्रिड स्टेशन है उसमें 10.6 मेगावाट का या 10.3 मेगावाट का इजाफी ट्रांसफार्मर की डिमांड की। मैंने खड़ी के जो रिसीविंग स्टेशन है उसको फंक्शनल बनाने के लिए मैंने उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द उसको फंक्शनल बनाया जाए। उसके बाद मैंने उमर साहब से गुजारिश की, जब बर्फबारी हुई मैंने उनसे उन्होंने पूरी स्टेट के एमएलएस की उन्होंने वर्चुअल मोड पे मीटिंग ली और मैंने भी बानिहाल से उनके साथ बात की, और उस मीटिंग में मैंने उनको बताया कि बानिहाल में बफर स्टॉक में इजाफी ट्रांसफार्मर दिए जाए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझसे वादा किया कि 20 ट्रांसफार्मर हम इजाफी आपको बानिहाल में बफर स्टॉक पे रखेंगे ताकि इमरजेंसी में आपके काम आ सके। उसके बाद मैं कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जेपीडीसीएल के जो एमडी हैं उनके साथ दूसरे दिन मीटिंग की, और हमारा न सिर्फ खड़ी का जो रिसीविंग स्टेशन है उसमें जो पैसे दरकार थे, न सिर्फ उन पैसों को रिलीज करने के लिए इंडेंट बनाया, बल्कि उसको काम करने के लिए इजाफी पैसे भी दे दिए गए ग्रिड कंस्ट्रक्शन वालों को कि आप इसमें फौरी तौर पे काम शुरू करो। कल सुबह परसों रात को मैं सीएम साहब से मिला, मैंने उनसे गुजारिश की जनाब थोड़ा सा काम एक्सपर्टाइट करने की ज़रूरत है। उन्होंने फिर कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से बात की, और दूसरे दिन मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने मुझे फिर बुलाया और मैं उनके पास गया। एमडी साहब ने भी मीटिंग बुलाई, ये कल सुबह की बात है। कल सुबह 10:30 बजे एमडी जेपीडीसीएल ने बानिहाल डिस्ट्रिक्ट रामबन के
तमाम पीटीडी एहलकारान की अफसरान की मीटिंग लेके उनको कहा कि फौरी तौर पे इसमें दुरुस्ती की जाए, खास तौर पे सहरी और इफ्तार के वक्त। अब मुझे थोड़ा सा इसमें पस मंज़र में ये बात कहना है कि हाल ही में बर्फबारी हो गई बनिहाल में, पूरी रियासत में बारिशें हुई, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, बनिहाल में भी बर्फबारी हुई। मैं बनिहाल में 3 दिन फंसा रहा, मेरा असेंबली का सेशन था, लेकिन 3 दिन मैं घर से निकल नहीं पाया क्योंकि रास्ते मुनक़ता हो चुके थे। पहाड़ों पे, मैदानी इलाकों में बर्फ़ पड़ी थी। ये बर्फ़ पड़ने से क्या हो गया कि कंडक्टर स्नैप हो गए, पोल कई जगहों पे गिर गए और उससे थोड़ा सा माहौल दरम बरम हो गया। इसी असना में 2-3 दिन के बाद अभी सारा रेस्टोरेशन का प्रोसेस चल ही रहा था कि माह रमज़ान का महीना आ गया। चूँकि रेस्टोरेशन फुली 100% नहीं हुई थी, माह रमज़ान आ गया और माह रमज़ान में हर किसी को बिजली सहरी पे भी चाहिए, इफ्तार पे भी चाहिए और हर शख्स ये चाहता है कि मैं आराम से, बल्कि वो मुस्तहिक है इसके, बिजली होनी चाहिए। मसला ये रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इल इक्विप्ड, ट्रांसफार्मर इल इक्विप्ड, पूरी तरह से रेस्टोर भी नहीं हुए। नील इलाका, चमनवास इलाका और भी कई इलाके जो है महरूम, अभी उधर बिजली का वो पोल वगैरह तारें लगी रही थी कि ये सारा स्टैंड नहीं कर पाया। जो ही सहरी के वक्त या इफ्तार के वक्त सब ने साइमल्टेनियसली लोड डालना शुरू कर दिया क्योंकि ओवरलोड हो गया, स्नैपिंग होना शुरू हो गई, शट डाउन होना शुरू हो गया। लेकिन उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने ये किया कि एक तो जो रेस्टोरेशन का काम था, जब मौसम ठीक हो गया, रेस्टोरेशन हो गया, कंप्लीट रेस्टोरेशन हो गया। दूसरा, जो सप्लाई और कंजप्शन में जो गैप था, जितनी इजाफी बिजली हमको दरकार थी, हमारे पास जो बिजली आती है वो 800 मेगावाट के हिसाब आसपास आती है, जबकि ज़रूरत हमको उससे दुगनी है। अब जो ये गैप था, पहले तो इजाफी 300 मेगावाट उमर साहब ने करवा दी थी, उसके बाद फिर इजाफी मेगावाट कोई 1 या 200 मेगावाट इजाफी बिजली का जो पिछले 2 दिन से थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन सिस्टम होने लगा है। इजाफी बिजली जब आना शुरू हो गई तो थोड़ा सा हमारा फ़र्क आ गया। लेकिन हैरत मुझे इस बात की है कि जो शख्स प्रोटेस्ट करता है, अगर उसने अपने आप को पहले अपने अंदर देखा होता कि उसके गांव में, जो रल्लू का गांव है, आज भी अगर आप वहां जाओगे, वहां किक्कर के पोल्स के ऊपर तार लगी हुई है। जो शख्स पीटीडी का मिनिस्टर रहा, 12 साल एमएलए रहा, अगर उसने थोड़ा काम किया होता, इन लोगों की तकलीफ को समझा होता, शायद आज मेरे कंधों पे ये बोझ ना होता। शायद मैं आज मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहा होता, शायद मैं आज कोई और बात कर रहा होता। और जो बर्डन मेरे पे बिजली और पानी को लेके पड़ा, और ख़ास तौर पे बिजली को लेके पड़ा, वो शायद मैंने यूटिलाइज़ किया होता, किसी और चीज़ में वो एनर्जी लगाई होती, वो वक्त लगाया होता, कोई तोहफा लेके आया होता बनिहाल के आवाम के लिए। दोषी आप उनको मानते हैं जो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे? बिल्कुल वही। अगर उसने 12 साल में दुरुस्ती नहीं कर पाई तो वो कैसे ये उम्मीद कर रहा है कि मैं 3 महीने में उसका फैलाया हुआ गंद, उसकी की हुई तबाही को मैं 3 महीने में कैसे उसको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन मैं आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने इन लोगों को रिजेक्ट किया इनकी कारकर्दगी की वजह से, मैं उन लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं बिजली के मामले में, पानी के मामले में, सेहत आमा के मामले में, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी और बाकी तमाम मामलात में मैं वादा बंद हूँ और मैं बिजली की मुसीबत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। हमने कल एक थोड़ा सा ट्रायल दे दिया ग्रिड स्टेशन का, क्योंकि उसका काम हो रहा था। अभी हम 2-3 दिन उसको थोड़ा लोड उस पर डाल रहे हैं। जिस दिन हमारा रामसू का, अपना खड़ी का ग्रिड स्टेशन चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, हमारा खड़ी, महूमंगत, नाचलाना से लेके रामसू, नील, चक्का, सरबगनी का ये पूरा जो सेक्टर है ये ठीक हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि बनिहाल पे भी लोड कम पड़ेगा और रामसू पे भी कम लोड पड़ेगा। रामसू में हमारा इजाफी 6.2 का MVA का ट्रांसफार्मर आ रहा है, बनिहाल का हमारा 10.6 का 6 MVA का ट्रांसफार्मर आ रहा है। इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर, 1 आध हफ्ते में वो ट्रांसफार्मर भी लगेंगे। हमारी बनिहाल से खड़ी तक की जितनी भी पावर की सप्लाई लाइन है वो सारी चेंज हो रही है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो ही ये मुकम्मल हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए बिजली का जो मसला है हमारी हल्का इंतखाब बनिहाल से खत्म हो जाएगा। शाहीन साहब, कल जो प्रोटेस्ट हुआ और जिन पे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो लीड कर रहे थे वो मिनिस्टर रह चुके हैं उसी विभाग के जिसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनकी नाकामियों का सिला जो है आज आपको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन मामला तो है
माह रमज़ान का महीना है, अगर माह रमज़ान में सहरी में लोगों को लाइट नहीं मिलेगी, इफ्तारी में लोगों को लाइट नहीं मिलेगी, ईद के बाद अगर चीज़ें ठीक हो भी जाती हैं तो फ़ायदा क्या है उसका? नहीं, आप देखेंगे एक आध दिन में, जिस तरह से मैंने कहा कि इजाफी जो एनएचपीसी से बिजली का मामला उठाया गया, इजाफी बिजली भी हमको दस्तयाब होना शुरू हो गई है। मेरा रामसू का, मेरा खड़ी का रिसीविंग स्टेशन भी चालू होने जा रहा है 2-3 दिन के अंदर। मैंने आज भी उमर साहब से बात की कि उसका इफ्तिताह करना है लेकिन हम उससे पहले थोड़ा थोड़ा उस पर लोड डालने जा रहे हैं ताकि स्टेबल हो जाए। और उसके बाद हमारे ट्रांसफार्मर भी कुछ दिनों के अंदर आ रहे हैं दोनों जगहों पे, और इंशाल्लाह ताला बनिहाल वालों के लिए भल का इंतखाब, बनिहाल गूल में तो बिजली की गिल्लत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन लोगों को थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा, और लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा, मैं मोदबाना गुजारिश करूँगा कि इजाफी बिजली को न जलाएं। अगर हम एक घर में, अपने घर में जिस कमरे में बिजली के बल्ब की ज़रूरत नहीं है, अगर वहाँ बिजली का बल्ब बंद कर देंगे तो किसी दूसरे के घर में बिजली का बल्ब जलेगा। और दूसरी बात, हीटर्स को, गीजर्स को, बॉयलर्स को अवॉइड करें सहरी के वक्त कम से कम, ताकि सबको बिजली मिल सके। होता यह है कि जिस वक्त बिजली आ गई तो हमारे हीटर भी लगता है, बॉयलर भी लगता है, गीज़र भी लगता है, और बल्ब भी बेतहाशा जल रहे होते हैं। तो हमको बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करना ताकि सबको बिजली मिले, क्योंकि बिजली की सप्लाई कम है, खपत ज़्यादा है। तो इस वास्ते उस गैप को बराबर करने के लिए सब लोगों को जिम्मेदारी बनती है कि वो जुडिशियस इसका इस्तेमाल करें, नाजायज़ बिजली का नाजायज़ बिजली का इस्तेमाल न करें। तो सजाद शाहीन साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, एमएलए बानिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी। आपकी सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।